बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने कल रात जो इंटरव्यू दिया, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई बगावत का ऐलान नहीं करेंगे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कर गुजरें। तो मतलब वैसे ही हुआ। ये सिर्फ मेरा नहीं अंदाज़ा था, बाकी दोस्तों का भी ऐसा ही अंदाज़ा था। लेकिन उस इंटरव्यू में दो तीन चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट थीं, उसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार तक पहुँचने का रास्ता क्या है। और ये बात सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने नहीं बताई, शेख रशीद ने भी बताई थी। वो कैसे बताई थी वो मैं आगे जाके बताऊंगा। अच्छा, अब इस इंटरव्यू के बहुत सारे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो इंटरव्यू था, इस तरह का इंटरव्यू देने की ज़रूरत क्या थी। होम्योपैथिक इंटरव्यू मतलब है कि मैं मुफाहमत के रास्ते पे हूँ और कोई गल सीधी नहीं, कोई बात जो है वो ऐसी नहीं है जो क्लियर कट एक मैसेज जाता हो आवाम को। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं वही इस किस्म की बात कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ज़ाहिर है इस मुल्क के 3 बार वज़ीर सूबे के 3 बार वज़ीर आला रहे हैं और 2 बार तो वज़ीर आज़म बनते रहे हैं। अच्छा, वो अब जो बातें उन्होंने की हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मकसद क्या था? एक मकसद तो उनका ये था कि वो अपने भाई को जो बात मुंह पे बैठ के नहीं कह सकते, सामने बैठ के बंदा चक जाता है ना। और फिर वैसे भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, उनका नवाज शरीफ के साथ मैंने आपको पहले बताया कि एहतराम का, अकीदत का रिश्ता है। वो अपने भाई को बराह रास्त कोई चीज़ नहीं कह सकते, कोई डिमांड नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर सियासी डिमांड वो नहीं कर सकते। तो ये उनका प्रॉब्लम है, अब है, मतलब वो उनका इनबिल्ट में ये चीज़ है। लिहाजा उन्होंने एक तरीके के साथ ये बताया कि जनाब मैंने क्या क्या पार्टी के लिए किया। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जनाब सदर इसहाक साहब जो थे, वो जब सदर थे तो पहली बार, यानी जब नवाज शरीफ साहब पहली बार वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने मुझे कहा मेरे अब्बा जी के सामने बैठ के कि जनाब मियाँ साहब आप जो है ना वो आप इलेक्शन लड़ें और आप वज़ीर आज़म बने, यानी। और मैंने उस वक़्त भी इनकार कर दिया कि नहीं जी भाई साहब बनेंगे, ठीक है। दूसरी बार उन्होंने बताया कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुझे बाकायदा तौर पर परवेज़ मुशर्रफ ने यह ऑफ़र की थी कि मैं आपको वज़ीर आज़म बनवा सकता हूँ, आप वापस आएँ, वज़ीर आज़म बने, भरा नूं छड़ दो, लेकिन मैं भाई को नहीं छोड़ सकता, लिहाजा मैंने भाई को नहीं छोड़ा। ये 2 बातें उन्होंने बताई। तीसरी बात जो उन्होंने की वो ये की कि जनाब एक तरीके के साथ उन्होंने भाई को बताया और पार्टी के वो लोग जो मरीम नवाज़ के बयानिए को ओन करते हैं और शहबाज शरीफ के बयानी को ओन नहीं करते, ज़ाहिर है उसमें जवेद लतीफ़ साहब शामिल हैं, उसमें शाहिदा खान अब्बासी साहब शामिल हैं। इस तरह के जो जज्बाती किस्म के लोग हैं वो मौजूद हैं और ये थोड़ी तादाद नहीं है। अगर हम वर्कर लेवल पर चले जाएँ तो वर्कर तो सारे के सारे जो हैं वो क्या कहते हैं, मरीम नवाज़ के बयानी के साथ हैं। वोटर सारे के सारे मरीम नवाज़ के बयानी के साथ हैं। शहबाज शरीफ के बयानी के साथ सिर्फ MP MNAs ही हैं और वो बहुत बड़ी तादाद में 90% से ज़्यादा हैं वो लोग जो शहबाज शरीफ के बयानी के साथ हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं, मतलब है कि अगर मैं मुफाहमत की बात करता हूँ तो इसके रिवर्स में मुझे क्या मिला। अगर नवाज शरीफ साहब अटक जेल गए, अटक किले की जेल में गए, तो क्या मैं अटक की जेल में नहीं गया, अटक के लिए नहीं गया। अच्छा, इसी तरह अगर वो लांडी जेल गए मुशर्रफ के दौर में, तो क्या मैं लांडी जेल नहीं भुगती। अगर फिर उन्होंने बताया कि जनाब अगर मुझे नवाज शरीफ साहब को गरीबुल वतनी भुगतनी पड़ी जद्दे में, तो क्या मैं वहाँ पर नहीं गया, मैं उनके साथ वहाँ पर नहीं था, मैं दरबदर नहीं हुआ, मुझे मुल्क बदर नहीं किया गया। इसी तरह उन्होंने बताया कि जनाब अगर इस बार भी नवाज शरीफ साहब जेल गए हैं और मरीम नवाज साहबा जेल गई हैं, ये उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मतलब उनका यही था कहने का, तो क्या मैं जेल नहीं गया, मैं 2 बार जेल जा चुका हूँ और हमजा भी जेल में रहा है, तो लिहाजा मुझे क्या मिला। मतलब कहने का मतलब ऐसी कि 10 मह की प्यार विचों खटिया, ठीक है। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ने ये बातें जो की हैं ये अपनी जगह पर रियलिटी बेस्ड है, लेकिन मसला ये है कि ये अब जिस किस्म की सियासत शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, क्या ये आज के जो वर्कर्स हैं क्या वो मतलब उसको एक्सेप्ट कर ले, क्या वो शहबाज शरीफ के बयानी के पीछे चल पड़ेंगे। तो जवाब मेरे ख्याल में तो ये है कि नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं वो सियासत है पिछली सदी की सियासत, 90s की सियासत।
और उसमें ऐसा होता था। उसमें पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज से ज़्यादा पॉपुलर थी। उसकी वजह ये थी कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा बराह रास्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को अटैक किया करती थी और बराह रास्त उनको ललकारा करती थी जलसों के अंदर। अगर कोई मुखालफ है, जैसे कि नवाज शरीफ ज़ाहिर उसके मुखालिफ थे, सियासी मुखालिफ थे, तो वो उनको भी बराह रास्त अटैक किया करती थी। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस किस्म के अटैक नहीं किया करते थे, वो मतलब हॉकी खेलते थे, ऐसे ऐसे करके जाते थे। कल का इंटरव्यू भी आप देख लें तो उसमें उन्होंने हॉकी ही खेली है, कोई क्लियर कट जो है थॉट वो नहीं दिया। सिर्फ यही कहा है कि माजी की गलतियाँ भुला के हमें आगे बढ़ना होगा। तो माजी की गलतियाँ किन नाल भुलानी है? सवाल यह है किसके साथ बुलानी है? क्या इमरान खान के साथ बुलानी? इमरान खान का तो माजी है ही कोई नहीं। इमरान खान का माजी तो ये है कि जनाब वो प्लाट लेना था तो नवाज शरीफ के दर पे बैठे हुए थे, दरख्वास्त दे दी जाके। ये बुलाना है? नहीं। फिर क्या शौकत खाना बनाना है तो ज़मीन चाहिए तो फिर नवाज शरीफ के दर पे। फिर जनाब उसको तमीर करना है तो 50 करोड़ रुपये का चंदा मियाँ शरीफ ने दिया। ये बुलाना है? इमरान खान का तो माजी मांगता के मबनी है ना सारे का सारा, वो तो लोगों से मांगते ही रहे हैं। खैर आज भी मांग ही रहे हैं, मतलब वो वज़ीर-ए-आज़म बन के भी वो, मतलब ये भी इंसान का नसीब ही होता है एक तरह से। जो लोग दुनियादार हैं वो ये समझते हैं कि बड़ा खुश नसीब आदमी है, एक तरह से देखा जाए तो लगता भी है। लेकिन ये इससे बड़ी गुर्बत क्या होती कि इंसान मतलब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो तो लोगों को मांग रहे हो यार। आप देखें ना कि यानी ईदी साहब जो थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, बड़े ही नेक इंसान थे। उनके बेटे फैसल ईदी से 5 करोड़ ले लिया यार। मतलब है कि क्या कहना चाहिए, पंजाबी में मिसाल है, मैं देना नहीं चाहता वो वाली मिसाल। इससे ज़ाहिर है कि वो मतलब ज़ेब नहीं देता वो बात करना। जो लोग पंजाबी जानते हैं वो इस ज़रूर मिसल को ज़रूर जानते होंगे। तो वो ये नवाज शरीफ जो इमरान खान है उनको, वो तो जो पहले काम कर रहे थे वही अब कर रहे हैं। पहले भी वो लोगों को दगा दिया करते थे, अपने वक्त के साथ साथ चीज़ों को बदल जाते थे, गिरगिट की तरह रंग बदल लेते थे। जैसा कि रेहाम खान ने अपनी किताब में लिखा है, तो मतलब निकल जाता था, उस तो बाद पहचानते भी नहीं सन। तो इसी तरह अब भी वो ऐसे ही कर रहे हैं, जितने वादे किए थे सबसे यू टर्न लेते जा रहे हैं। तो कौन सा माजी है जो कि भुलाना चाहते हैं? तो वो इमरान खान का माजी नहीं है और ना ही नवाज शरीफ का माजी है। वो माजी जो है वो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेटेड माजी, कि इस्टेब्लिशमेंट को पिछली बातें भुलानी चाहिए और नवाज शरीफ को पिछली बातें भुलानी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को मसलन क्या भुला देना चाहिए? इस्टेब्लिशमेंट को भुला ये देना चाहिए कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो केस किया था, संगीन गद्दारी केस, वो इस्टेब्लिशमेंट को उसको फोरगो कर देना चाहिए। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट को और क्या भुला देना चाहिए? इस्टेब्लिशमेंट को वो डॉन लीक्स वाला मामला भुला देना चाहिए। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट को और क्या भुला देना चाहिए? इस्टेब्लिशमेंट को भुला देना चाहिए कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि जनाब मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ और जो मैं कहूँगा वो होगा। ठीक है। एक्सटेंशन नहीं दी थी रहील शरीफ को, ये उनको भुला देना चाहिए। ये मतलब मैं बता रहा हूँ, अब ये मेरे सारे अंदाजे हैं कि वो जो कहते हैं ना माजी दफन कर दें, माजी को भुला दें, तो वो माजी कौन सा है जो भुला के माजी की गलतियों को ख़त्म करके आगे बढ़ना है? इसी तरह ये जो है अपना नवाज शरीफ साहब, इन्हें क्या भुलाना चाहिए? ये उन्होंने बात बताने की कोशिश की, लेकिन वो जो इंटरव्यू करने वाले थे सलीम साफ़ी साहब, मुझे समझ नहीं आया। सलीम साफ़ी साहब मुझे कल कन्फ्यूज़ से लगे। बड़े वैसे तो जीरक वो साफ़ी हैं, ज़ाहिर है, बड़े बड़े कड़कामे किस्म के इंटरव्यू उन्होंने किया, लेकिन शहबाज शरीफ के सामने बैठ के ऐसे लगा जैसे कोई फरमाइशी से इंटरव्यू कर रहे हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है, हो सकता है आप मुझसे इत्तफाक ना करते हो, लेकिन वो बताने लगे कि नवाज शरीफ को गुस्सा किस बात का, वो मानते क्यों नहीं हैं। और थोड़ी सी बात उन्होंने की कि जब कुलसूम नवाज साहबा बीमार थी और वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थी, तो उस वक़्त जो बदमज़गी की गई, अच्छा वो बदमज़गी तक पहुँचे ही थे तो साथ ही सलीम साफ़ी साहब दरमियान में बोल पड़े। वो बदमज़गी क्या थी? अगर आपको उस दौर की फुटेजेस मिल जाएं, और बड़े आराम से मिल जाएंगी, यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी आपको, वो फुटेजेस जो हैं वो आपको ट्विटर के ऊपर मिल जाएंगी, बड़े आराम से मिल जाएंगी। तो कुलसूम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो बीमार हैं और जिस जगह पर वो ज़ेरे इलाज हैं उसके बाहर खड़े होकर यूथिया हजरात जो हैं वो मुजाहरा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और 2-4 लोगों ने उस हॉस्पिटल या क्लिनिक या इलाजगाह जो भी उसको आप कह लें उसके अंदर घुस के तो फुटेज बनाने की कोशिश की कि जनाब हम देखें ये वाकई बीमार है या झूठ बोल रहे हैं। ये वो वाक़या है जो नवाज शरीफ नहीं भुला सकते। इसी तरह से जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे
अडयाला जेल के अंदर, तो उस दिन उन्होंने खुद ये वाक़या बताया कि मेरा दिल कर रहा था, मुझे लग रहा था कि कुलसूम की तबीयत ख़राब है, तो मैंने स्टूडेंट से कहा कि मेरी बात करवा दें कुलसूम के साथ, मुझे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो स्टूडेंट ने ये जवाब दिया कि जनाब आपका जो है ना वो टाइम नहीं रहा, तो लिहाजा अब आप आज बात नहीं कर सकते, तो अब अगले हफ्ते आपकी बात होगी। तो वो कहते हैं कि उसके घंटे 2 घंटे बाद ही स्टूडेंट उसी मुंह के साथ वापस आया और उन्होंने कहा कि जी मियाँ साहब बड़ा अफसोस है कि आपकी मिसिज़ अब दुनिया में नहीं रही। तो मियाँ नवाज शरीफ का कहना यह है कि मैं वो लम्हे वो वक्त नहीं भुला सकता कि किस तरीके से, मतलब मैं 3 बार का वज़ीर आज़म, मैंने इस मुल्क को एटमी धमाके करके दिए, मैंने यहाँ पे मोटरवेज़ बनाई, मैंने बिजली घर बनाए, मैंने क्या नहीं किया। तो मैं मांग क्या रहा हूँ, सिर्फ ये कि मेरी बीमार बीवी से बात करवा दे, तो वो भी मुझे नहीं करने दी गई। तो ये वो बातें हैं जो मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं बुला सकते, और कम अज़ कम उन्होंने अभी तक नहीं बुलाई। तो ये वो बात है जिसकी वजह से मियाँ साहब का लहजा तल्ख होता है। ये वो बात है जिसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में नाम लिए थे। लिहाजा इमरान खान तो कहीं मैटर ही नहीं करता बेचारा। इमरान खान तो मतलब वो कहते हैं ना, काका साड़ी लड़ाई तेरे नाल नहीं, तेरे वड्या नाल है। तो वो वाली बात है। इमरान खान तो एवं ही जिस तरह वो कहते हैं ना, वो चूहा जो है वो कहता साडा भी ना है, साढ़े ते भी शक है, साढ़े ते भी शक है। वो इमरान खान की बात तो कोई नहीं है, उसका तो कोई मसला नहीं है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट का मामला है, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ माजी बुलाने की बात जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअली जो इंटरव्यू था वो कल रात वाला, उसमें ये चीज़ें थी जो कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बता रहे थे। कुछ वो बता गए, कुछ वो बताते बताते रह गए, क्योंकि सलीम साफ़ी साहब ने उन्हें 2 बार टोका था। बहरहाल ये वो बातें थी जो वो करना चाहते थे। अच्छा, फिर ये जो चीज़ है, एक चीज़ जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज कर दिया। वो एक्सपोज कैसे किया, ये वैसे तो सारे ये ओपन सीक्रेट बात है कि जनाब पाकिस्तान में इक़्तिदार जो है वो उसकी सीढ़ी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के जो है ना कंध नाल लग के जाती है। मतलब आप इधर से लाहौर के NA-96 से जीत कर नहीं जा सकते, या NA-125 से जीत कर सीधा इक़्तिदार में नहीं जा सकते। आपको जो है ना वो कहीं ना कहीं से होके जाना पड़ेगा। असलम बेग साहब की मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मुझे याद आ गया। बेनज़ीर भुट्टो 88 में वज़ीर-ए-आज़म बनी, जब वो पाकिस्तान आई 86 में, तो इतना फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल कभी किसी का ना माजी में हुआ ना उसके बाद अब तक किसी और का हुआ है। जितना ज़्यादा बड़ा इज्तिमा 10 अप्रैल 1986 को बेनज़ीर भुट्टो का हुआ था, और इसके बावजूद कि वो उस वक़्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर लीडर थी, इंतखाबात हुए, मैनेज किए गए कि बेनज़ीर को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ना मिल सके। उसके बावजूद जब बेनज़ीर जीत गई तो फिर असलम बेग साहब फरमाते हैं, ये मैं पहले वैसे आपको बता चुका हूँ, निजी महफिलों में वो ये बात करते रहे हैं कि जनाब मैंने ये बेनज़ीर से कहा कि आपको आना है तो फिर जरदारी साहब आपके साथ नहीं आएंगे, वो कमरे के बाहर बैठेंगे। जो ज़ियाउल हक है उसकी औलाद को आप कुछ नहीं कहेंगी। आपका वज़ीर ख़जाना जो है वो VA जाफ़री होगा, ठीक है। आपका वज़ीर ख़ारजा जो है साहबज़ादा यकूब अली ख़ान होगा। तो बेनज़ीर ने सारी बातें मानी तो वज़ीर-ए-आज़म बनी। तो मतलब कहने का ये कि इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद बेनज़ीर जो है उनको वो टर्म्स एंड कंडीशंस माननी तस्लीम करना पड़ी, उसके बगैर उन्हें इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया जा रहा था। ये इस मुल्क की रियलिटी है। लेकिन अब एक बार फिर ये जो बातें करते हैं ना इमरान खान साहब या उनके चाहने वाले कि जनाब बड़े पॉपुलर है इमरान खान, वो गैलप सर्वे आप ही PID घर बैठ के उत्थे 2-3 बंदे है जेडे बना के दे देंगे इन्होंने, मुझे पता है उनका, तो वो जनाब लिख के देते हैं, पॉइंट बना के PID जारी कर देती है, और फिर दफातर में फ़ोन जाते हैं GO को भी ARY को सबको कि जनाब इसको चलाएँ बार बार हर बुलेटिन में। फिर जंग अखबार हो गया, नया वक्त हो गया, एक्सप्रेस, सब में वो फिर लीड स्टोरी के तौर पे लगाया जाता है कि जनाब इमरान खान ये दिक्कत 55% लोग कहते बड़े पॉपुलर हैं, ठीक है। तो ये सारी गुफ्तगू जो है वो अपनी जगह पर, लेकिन एक्चुअली शहबाज शरीफ ने ये बात एक्सपोज कर दी कि पाइन पॉपुलैरिटी इज़ नथिंग।
पॉपुलैरिटी के लिए, इक़्तिदार के लिए सिर्फ पॉपुलैरिटी काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको चीचो चीच गंडेरियाँ तो तेरियाँ तो मेरियाँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ खेलना पड़ता है, और उसके लिए मुफाहमत जो है और माजी को दफन करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये बात जो है ये उन्होंने एक्सपोज़ की है, कल तरीके के साथ की है, खुले लफ्ज़ों में नहीं कही, जिस तरह से मैं आपको बयान कर रहा हूँ उस तरह से नहीं कही। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ, आपको 1-1.5 हफ़्ता पीछे ज़रा अपने जहनों को ले जाएं। मैंने उस पर वीलॉग भी किया था कि शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जनाब नवाज शरीफ और मरियम फ़ौज के ख़िलाफ़ जब तक बोलती रहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जब तक बोलते रहेंगे, तब तक वो हुकूमत में कभी नहीं आ सकते। तो उन्होंने भी ये बात बाबांगे तोहल कह दी कि जनाब अगर आपने इक़्तिदार में आना है, अगर आपने यहाँ पे हुक्मरान बनना है, तो काका रा ओ वाला नहीं है, ए वाला है। और यही बात शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, और यही बात समझाने के लिए मैं इससे पहले वीलॉग में आपको बता चुका हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अब लंदन दी मतलब प्रवास फड़न तैयार बैठे ने, और जैसे ही वो इशारा कहीं से मिलेगा तो फिर वो एक एप्लीकेशन दायर करेंगे हाई कोर्ट में अपने वकला के ज़रिए, और फिर ज़ाहिर है कि उनकी नाम निकल जाएगा ECL में से, और जब नाम ECL में से निकल जाएगा तो वो पाकिस्तान से बाहर जाके भरा दे पैर पुर फड़ लेंगे, जैसे वो कामरान खान के इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जनाब मैं पैर फड़ लाँगा भरा दे जाके। तो पैर पुर फड़ के मना मनू लैनगे, अगर मन गए तो बहुत अच्छी गल है, अगर ना मने तो फिर शहबाज शरीफ साहब पुरानी तरह से नौकरी करते रहेंगे। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो आइन है, ये जो कानून है, ये जो कहा जाता है इलेक्शन होते हैं, यार फिर आप ये सारा ड्रामा ना करें यार, अरबों रुपये खाम खा ज़ाया करते हैं। अब मतलब आप घर बैठ के तय कर लें कि जनाब फलाना वज़ीर आज़म होएगा, उसको वज़ीर आज़म का ओहदा दे दें एक नोटिफिकेशन के ज़रिए। क्या ज़रूरत है ये खाम खा ये सारा कुछ करने की? अरबों रुपये भी ज़ाया होते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ स्टेक पे आती हैं, लोग जो हैं वो मुखालफतें मोल लेते हैं, कई दे बच्चे मर जाते हैं। ना करो यार ये काम, सीधा सीधा जो शेख रशीद कह रहे हैं हकीकत भी यही है, जो शेख साहब ने कहा हकीकत भी यही। ये जो है अपना शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं हकीकत यही है, जो मैंने आपको बेनज़ीर वाला वाक़या सुनाया ये हकीकत पे मबनी चीज़ें हैं। तो फिर ये सारा कुछ ना करें यार, आप सीधा सीधा कहें कि जनाब मैं सानू फलाना बंदा पसंद होती शक्ल चंगी, बस अल्लाह ला खारी चला, हम उसको वज़ीर आज़म बना देंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पे पहले होता रहा माजी में, क्यों पहली बारी थोड़ी होना, ये पहले होता रहा। आप नोट कर लें 77 के जो मार्शल लगा था उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब वज़ीर ख़जाना किस तरह बने थे, इसी तरह बने सर। जनरल जिलानी ने क्या बड़ा चंगा बंदा है नवाज, ज़ियाउल लगने क्या मेरी उम्र भी नहीं लग जाए, वो फिर लग भी गई वैसे, ठीक है। तो ये जो है अपना वो बन गए अल्लाह ला खारिज वाला। 85 की असम्बली में शहबाज शरीफ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब किस तरह वज़ीर आला बन गए थे, जिन्हें जो सब किस तरह वज़ीर आज़म बन गए थे, ये कोई बातें ढकी छुपी थोड़ी। तो ये इस तरह का कर लें। ये परवेज़ लाई साहब किस तरह बने थे वज़ीर आला जनाब पंजाब के? वज़ीर आज़म बनने की तो अचकन छुआ के बैठा अजी मियाँ अज़हर, ये हमाद अज़हर के वालिद, ठीक है। वो हर एक को इस तरह मिलते जैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, मुड़ के पता लगा इलेक्शन ही हार गए, क्योंकि चौधरी ने लाइन और इसी तरीके से सीधी कर ली थी। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें किसी और तरफ से जाती हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब का मकसद कहने का ये था कि पाइन पॉपुलैरिटी अपनी जगह थे, ठीक है, वो आप रखें, कोई मसला नहीं, लेकिन आप भी भूल जाएँ कि भाभी कुलसूम वाली की रवैया सी, और अब्बा जी की डेथ हुई सी तो वो किस तरह सानू नहीं आन दिता, भूल जाएं आप भी। और इस्टेब्लिशमेंट से भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी माजी को भूल जाएं, तो अगे चलिए ताकि कौम मुल्क का कुछ बने। ये एक्चुअली शहबाज शरीफ के इंटरव्यू की सारी वो बातें थी जो मेरी समझ में आई, और इसमें जो सबसे अहम बात मेरी समझ में आती है वो ये है कि शहबाज शरीफ ने तरीके के साथ पाकिस्तान की जो है ना सियासत, उसको एक बार फिर एक्सपोज कर दिया। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है आप इससे इख्तलाफ करते हो, लेकिन जो भी इतफाक़ या इख्तलाफ बराए मेहरबानी डिसेंसी के साथ कमेंट कर दीजिएगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले वीलॉग।